Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the Kurukshetra monthly compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of July 2020. So this is an important edition where the social security has been discussed. So what I'll be doing, I'll be segregating some of the important topics that is relevant for the examination and we'll discuss in depth and we'll try to make it very lucid so that it is helpful for you, right? So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing an All India mock test series for the upcoming prelims examination that is scheduled on 4th of October. So what we'll be doing, we'll be organizing an All India mock test on 30th of August. So the timing would be from 11 a.m. The top 50 students would be getting some benefits. For more details, what you can do, you can check the description of this video where the detailed link has been provided and you can register yourself, right? So let's get started with the topic. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एज अ बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट. तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के बात की गई है. एजुकेशन किस तरह से जो एजुकेशन में जो खामियां हैं या हाउ एजुकेशन कैन बी हेल्पफुल इन अफ्लिक्टिंग द इकोनॉमी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. तो अगर इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी की बात करें तो जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो उसमें इनइक्वालिटी का काफ़ी अहम रोल है. बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी इंडिया ग्रोथ जो हिस्ट्री है दैट इज बीन अ मैसिव ड्रॉबैक, राइट. सो दिस इज द रीजन द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी हैज लेड इंडिया ग्रोथ हिस्ट्री टू बी द ऑन अ ड्रॉकर बैक साइड. जो टॉप 1% लोग हैं दैट अकाउंट फॉर 75% ऑफ द वेल्थ. जो हमारे टॉप 1% पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, उनके पास 75% ऑफ कंट्री की वेल्थ है. और जो 60% लोग हैं दे अकाउंट ओनली 5% ऑफ द टोटल अमाउंट. आप इससे समझ सकते हो कि जो टॉप रिच पर्सन है सिर्फ 1% है, बट उनके पास जो अमाउंट है वो 75% है. और जो 60% अलग लोग हैं जो बेसिकली जो नॉर्मल पीपल है उनको दे अकाउंट ओनली 5% ऑफ द टोटल, राइट. Now in this scenario, the data that is there, तो 26% लोग ऐसे हैं जो illiterate हैं, 20% लोग ऐसे हैं that below the poverty line, and 90% of the population, majority of the population are working on the unorganized sector. So this is some of the important data that you have to keep in mind. अगर आप ऐसे में इस तरह की चीज़ें को लिखेंगे या आप जनरल स्टडीज़ पेपर में पेपर 2 या पेपर 3 में इस तरह के कोटेशन या चीज़ों को यूज करेंगे दिस फैक्चुअल फॉर्म, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट. नाउ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू एलिवेट द पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी. आपको पता है शिक्षा एक सबसे बड़ी हथियार है जहाँ पे आप अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं, जो इनइक्वालिटी है उसको कम कर सकते हैं, राइट. एंड इट कैन बी गारंटीड थ्रू द सोशल सिक्योरिटी. द रिपल इफेक्ट है उसकी एक बहुत ही अलग डायमेंशन है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेन की जा सकती है और उस ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है ओनली थ्रू द क्वालिटी एजुकेशंस. अब कुछ चैलेंजेस भी हैं एजुकेशन को पूरी तरह से प्रमोट करने में, सारे लोगों को पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए. तो जो NSSO की डेटा है 2014 के मुताबिक, इनके कुछ ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3.2 करोड़ चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 13 ईयर्स के एज के हैं, दे हैव नेवर अटेंडेड स्कूल. So this is the one fact if you have been asked in the examination और in interview की क्या challenges हैं तो इस तरह के points आप quote कर सकते हैं. Now drop out rate की अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो graded progression है 10% के आसपास रही है, तो 10% on the secondary level. और जो annual status of education report है 2018 की, ये latest report है, according to which it's revealed that 50% and 27% of the grade 5, तो ग्रेड 5 में 50% और ग्रेड 8 में 27% स्टूडेंट जो है कैन नॉट रीड क्लास 2 टेक्स्ट बुक. जो क्लास 2 की जो टेक्स्ट बुक है वो भी वो नहीं पढ़ सकते हैं ठीक से. तो आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेटोरेट की है और ये डेटोरेशन का सबसे बड़ा कारण है टीचर की अवेलेबिलिटी ना होना. एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टीचर वेल ट्रेंड नहीं है सो दे कैन नॉट ट्रेन द स्टूडेंट, राइट. बहुत सारे आपने वीडियोस में यूट्यूब में भी देखा होगा कि कई प्रिंसिपल हैं उनको सही से वोकेबलरी उनकी सही नहीं है, दे डू नॉट प्रोनाउंस द थिंग्स वेल, दे डू नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ द थिंग्स, या उनको कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनके बारे में प्रिंसिपल या टीचर्स को नहीं पता होता है. So how they going to educate the other students, right? So these are some of the important things that we need to ensure the quality of the teachers. Now way forward की अगर बात करें तो जो physical challenges हैं, पहले तो ज़रूरी है कि जो mobilize करने की जो additional revenue है education पे GDP को उसको increase की जाए. And the second would be designing and
डायमेंशन ऑफ द स्कीम दैट हैज़ टू बी री एग्जामिन एंड री इवेलुएटेड, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है। बिकॉज इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी स्कीम को लेकर के अगर आप देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी फेल्यूर रही है, जिस तरह से रेड टेपिज्म है या और भी चीज़ों में। सो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज लैकिंग इन इंडिया। उसके बाद इंक्रीज इम्प्लीमेंटेशन एफिकेसी थ्रू इन्हांस अकाउंटेबिलिटी, तो लोगों को बेसिकली अकाउंटेबल करना होगा, उनको एक टारगेट बेस्ड काम करवानी होगी, सो दैट एक प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सके, and it should be reaching to the vulnerable section of the society, especially the students community, right? So this would be the way forward. Now moving to the next topic, that is a step towards the health security. हेल्थ को लेकर के कोविड-19 के बाद जो हेल्थ सिक्योरिटी है उस पर सरकार का काफ़ी जोर है, और एज एन इंडिविजुअल लोगों ने अपने हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हुए। WHO के मुताबिक जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है दैट डिफाइन एज अ proactive and reactive activities required to minimize the danger and the danger of acute public health. मैं इसको as it is जो definition है वो आपको पढ़ के बताऊंगा। And it endanger the people health across the geographical region and international boundaries. तो एक इस तरह का प्रोएक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए, अगर किसी तरह का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई या किसी तरह के जोग्राफिकल रीजन में कोई डेंजर आती है तो उसको आप सिक्योर कर पाओ, वहाँ से सेफ हो पाओ। सो दिस इज द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। नाउ इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 जो कि फोकस करती है प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर को। दीज टू वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, एंड द सेकेंड इज प्रमोटिव हेल्थ केयर दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिव एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर के तरफ, राइट। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक बहुत ही सक्सेसफुल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे वो बात करें टीयर 2 सिटीज़ में, टीयर 3 सिटीज़ में, विलेज लेवल पे भी, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हेल्थ केयर के, तो आपको चारों ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, दिस इज द फर्स्ट। द सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी, द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्कीम, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, एवरीथिंग शुड बी अफोर्डेबल। नाउ मिशन मोड इंटरवेंशन शुड बी देयर, एंड द लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन। तो बहुत सारे ऐसे आयुष केंद्र बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, और स्कीम्स भी काफ़ी लगे हैं, मैं आपको आगे स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन अ नोट ऑफ इट। नाउ इंडिया की अगर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स पे बात करें तो स्कोर जो है 46.5 है, और जो रैंक है हमारी दैट इज 57 आउट ऑफ 195 कंट्रीज 2019 रिपोर्ट, राइट। सो दिस इंडेक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट। आप इस इंडेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लें, प्रीलिम्स में कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। Now, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, व्हाट इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 15,000 करोड़ रुपीस की स्ट्रेंथनेस पैकेज लाई गई है, जहाँ पे जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से पीपी किट्स जो हैं उनको बनाया जाएगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइसोलेशन वार्ड, दिस इज एमिड द कोविड-19, जो कोविड-19 को लेकर के जो सरकार की कोशिश है वो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, राइट। जो मैन पावर है उनको ट्रेन किया जाएगा, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है दैट हैज़ टू बी एग्जेम्प्टेड विद द हेल्थ केयर सेस एंड कस्टम ड्यूटी। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एज अ इमरजेंसी प्रिकॉशनरी मेजर एमिड द कोविड-19। पब्लिक चैरिटेबल सोसाइटी जो है या फिर जो पब्लिक ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पीएम केयर्स बनाया गया या फिर रिलीफ इमरजेंसी फंड किए गए हैं काफ़ी स्टेट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी बनाए गए। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन। उसके अलावा आयुष भारत की अगर बात करें, इट वॉज लॉन्च्ड विद द 2 पिलर। पहला जो उसका मेन एम था वॉज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो HWC है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो है उसको बूस्ट करने के लिए, उस जगह पे काम करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी लेकर, जिसको PMJY भी कहते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे 1.74 करोड़ पुअर लोग जो थे रूरल फैमिली से, उनको कवर किया गया। सो ये 2 स्कीम अगर हेल्थ सेक्टर की बात है तो ये आपको ज़रूर अपने मेंस एग्जामिनेशन में लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ PM उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो नियरली 8 करोड़ LPG जो कनेक्शंस हैं वो दिए गए अंडर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम। आप कहोगे कि सर इसका यहाँ पे क्या रिलेवेंस है PM उज्ज्वला योजना का, तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जिनको बेसिकली वुडन के यूज़ करने से, लकड़ियाँ जलाने से दे आर हैविंग मोस्ट ऑफ द ईजोफेगस प्रॉब्लम या फिर उनके अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी हाई थी।
तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एलपीजी के कनेक्शंस को फ्री किया जाए और जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ओल्ड एज वुमेन को उसको ख़त्म किया जा सके। नाउ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की अगर बात करें तो एक हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बनाई गई जहाँ पे चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड नर्सिंग जो मदर्स हैं उनको बेसिकली इस मिशन के थ्रू कुछ मॉनिटरी हेल्प भी की जाती है। नाउ पीएम मातृवंदना योजना, यहाँ पे कैश इनिशिएटिव्स ली गई है जहाँ पे सरकार ने कोशिश की है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो नर्सिंग मदर है उनको मॉनिटरली हेल्प किया जाए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए उनके अकाउंट पे, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं आपको मिनिस्ट्री इस वजह से साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो यू वुड इजीली हैंडल दैट क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यहाँ पे इट्स एम टू प्रोवाइड एन अश्योर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एनालिटिकल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी तरह से अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन के जो बच्चे हैं उनको 9 मंथ्स तक ध्यान रखा जाएगा, एंड दिस वुड कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट, एवरी 9 of them. So these are some of the important initiatives that has been taken from the government of India. उसके अलावा कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में भी चेंजेस लाए गए हैं। सो इट हैज़ इंक्रीज्ड द ड्यूरेशन ऑफ द पेड मैटरनिटी लीव, जहाँ पे पहले मैटरनिटी लीव सिर्फ 12 वीक के लिए मिलती थी, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 26 वीक, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी लाई जहाँ पे इट प्रोवाइडेड फॉर द मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। पर्सन विथ मेंटल इलनेस जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, उनके जो पूरे राइट्स हैं उनको, उनके राइट्स तक बेसिकली होता क्या था, बहुत सारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ के राइट्स है वो मिल नहीं पाती थी। तो इस एक्ट के थ्रू, इस लॉ के थ्रू नाउ इट वुड बी मैंडेटरी कि इसको फॉलो करना होगा। उसके अलावा लास्ट जो है दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत हद तक इंडिया में नाकों के थ्रू एड्स को कंट्रोल किया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज़ taken, right? E-health, that is under the Digital India campaign. This is a recent initiative that government has taken. उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, this was launched by Ministry of Labour and Employment. Now this is transferred to the Ministry of Health to provide health insurance coverage to the below poverty line. जो BPL के families हैं उनको insurance cover देने के लिए। So the objective of this is to provide protection to the BPL household from financial liabilities arising out of the health shock that involve hospitalization. कई ऐसे लोग हैं जिनका आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्च है वो बेसिकली हेल्थ केयर में या फिर उनके हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होता है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई है। Now the third topic, that is social security issue challenges and initiatives. सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक प्रोविजन जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल या हाउस होल्ड टू इंश्योर कि उनके पास एक प्रॉपर हेल्थ हो और एक सिक्योरिटी ऑफ इनकम हो। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। नाउ इट what does social security help? How does it help? So it can help in reduction the poverty, inequality and therefore support the inclusive growth. जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करती है। आईएलओ के जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2014 की जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अगर देखें तो 27% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंजॉय सोशल सिक्योरिटी इन एनी फॉर्म, ओनली 27%, राइट। रेस्ट पीपल आर नॉट बीइंग बेनिफिटेड, राइट। नाउ 90% ऑफ द वर्कर इन इंडिया earn their livelihood in the unorganized sector which lacks social security. तो इंडिया में आप देख सकते हो 90% ऐसे पॉपुलेशन है जिनके पास किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए कोविड-19 को देखते हुए। जो PFRDA है, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि जो ऑटो डेबिट है अटल पेंशन योजना के लिए, उसमें जो सब्सक्राइबर है, जो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो कटती थी, डिडक्शन होती थी, उसको फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया। एंड द डेडलाइन फॉर द मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस इन द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की उनके जो मिनिमम अकाउंट मेंटेन करने थे उसके टाइम को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने और क्या क्या अनाउंस किया है, 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 months to 20 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर ऑफ द वुमेन। जो भी महिलाओं की जनधन अकाउंट है उनमें हर महीने 500 रुपये उनको अगले 3 महीने तक दिए जाएंगे। नाउ गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस कि जो EPF की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ से, बोथ साइड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड द स्मॉल कंपनीज वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग समवेयर क्लोज टू 15,000 पर मंथ, राइट। सो ये एक हेल्प होगा 80 लाख लोगों के लिए।
और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, दे हैव अनाउंस 50 लाख इंश्योरेंस कवरेज टू द हेल्थ केयर वर्कर एंड सपोर्ट स्टाफ. सो दिस इज समथिंग दैट गवर्नमेंट हैज टेकन, बिकॉज कोविड-19 के बाद जिस तरह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, हर सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी कम हुई है. सो दिस इज समथिंग विच विल सपोर्ट मेनी पीपल. एंड जो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 90% जो पॉपुलेशन है, दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ क्या क्या चैलेंजेस हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें, तो जो जेंडर गैप है वो अभी भी परसिस्ट करती है. अगर अकाउंट यूजर्स की बात करें, क्रेडिट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो स्टिल द जेंडर गैप इज परसिस्टेंट. और अटल पेंशन योजना के मुताबिक ओनली 5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैव बीन कवर्ड. सो अटल पेंशन योजना अपने आप में काफ़ी अच्छी स्कीम है, बट कवरेज की बात करें तो सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं टोटल पॉपुलेशन जो कि इसके बेनिफिट्स ले पा रहे हैं. फिर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, दैट हैज़ बिकम एन एलिफेंट फॉर द इंश्योरेंस. यहाँ पे जो लॉसेज है दैट अप टू 20% फॉर द इंश्योरेंस. तो एक बहुत ही पॉपुलिज्म वेयर प्रॉब्लम विद द स्कीम हैज़ अराइजिंग. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. फिर अंडर पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो लॉसेज है दैट हैव गॉन अप टू 350% इन 2019. तो आप देख सकते हो 100% भी नहीं, 350% हैज राइजिंग. उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना इज एन डेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इफ इट्स एस्टिमेटेड दैट हाउ मच इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद द फंड दैट वुड बी नीडेड फॉर एजुकेशन एंड द मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड. सो ये सारे स्कीम्स में जो चैलेंजेस हैं दैट इज बीइंग हाईलाइटेड, और आने वाले समय में किस तरह से इसके कंक्लूसिव एक कंक्रीट रोड मैप बनाई जाएगी वो भी देखना काफ़ी अहम होगा. नाउ स्ट्रैटेजी और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं. तो इंडिया बेसिकली डज नॉट हैव एन ऑटोमेटिक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की बात करें, तो आरबीआई को इस सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है. एंड देयर इज अ मैसिव टास्क ऑफ क्रिएटिंग पेंशन कवरेज, राइट. एक प्रोएक्टिव स्टेप्स हो जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको प्रमोट की जा सके, एड्रेस की जा सके अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, जिस तरह से कोविड-19 रहा इंडिया में, उस तरह के कोई अनसीन रीजन हो, अनफोर्सिन कंडीशंस हो, उनको ईजिली हैंडल किया जा सके. एंड वेल डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए स्कीम्स, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के जो सिक्योर इनकम है उसको इंश्योर करती है. एंड नीड टू बी वेलफेयर ओरिएंटेड, इंक्लूसिव, वाइडर बेस एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन. तो ये सारी चीज़ों के साथ काम करने की ज़रूरत है. एंड गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड 3% ऑफ द जीडीपी ऑन पेंशन. जो पेंशनधारी हैं, कई ऐसे लोग हैं, नो पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ डेटा इज नॉट, सो 3% ऑफ द जीडीपी शुड बी स्पेंडेड ऑन द पेंशन. सो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम इज रिक्वायर्ड. पोस्ट ऑफिस और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दैट नीड टू बी टेकन ऑन द बोर्ड फॉर दिस. अगर सिर्फ बैंकों से नहीं हो पा रहा है तो जो हमारे पोस्ट ऑफिस है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर एंड सोशल सिक्योरिटी, दिस इज अगेन an important टॉपिक. जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये कई बार आपकी कंट्रीब्यूट करेगा फोल्डर पॉइंट के तौर पे. नाउ एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एंड इनबिल्ट सोशल सिक्योरिटी नेट, जहाँ पे इनकम को बढ़ाया जा सकता है, ऑगमेंट किया जा सकता है, और बेसिकली जो पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कफुल पॉपुलेशन जो है, दैट कैन ऑब्जर्व द बेनिफिट ऑफ इट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नो बेसिकली ऑल द रूरल इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. सो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे पीएम किसान है, कृषि मानधन योजना है, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं. नाउ एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की अगर बात करें तो की डिटरमिनेंट्स क्या हैं सोशल सिक्योरिटी को लेकर के. तेंदुलकर कमेटी बनी होगी, आपको ध्यान होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है. तो तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी में एस्टिमेशन दी थी कि क्या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा होना चाहिए. ये सर्वे की गई थी 11-12 में, 2011 और 12. तो एस्टिमेट के मुताबिक 54.3% ऑफ द रूरल हाउस गेट एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर. ऑलमोस्ट क्लोज टू 55% लोग जो हैं वो अपना बेसिकली लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे पाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर कैजुअल लेबरर्स होते हैं. और इसी जो इंसिडेंट्स के मुताबिक जो पॉवर्टी है दैट इज 90% एंड 40% इन द हेड काउंट रेस्पेक्टिवली. सो दीज डिटेल्स आर कमिंग फ्रॉम द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट्स. तो इसको ध्यान में देखते हुए ज़रूरी ये है कि एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की जाए एग्रीकल्चर प्लानिंग में, डेवलपमेंट टू रियलाइज द आत्मनिर्भर भारत एंड एब्जॉर्ब सच ह्यूज वर्कफोर्स. जो लोग एग्रीकल्चर में पोटेंशियली काम कर सकते हैं, सरकार उसको मॉनिटरीली कुछ हेल्प कर सकती है, चाहे वो सब्सिडी से आए,
चाहे वो और किसी चीज़ों से बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर करके। सो गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर कि जो 54.3% पॉपुलेशन है, आई वुड रादर काउंट इज एज 55%, तो जो 55% पॉपुलेशन है उनको मदद मिल सके। ना फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसको लिया, पीएम आशा योजना नेशनल मिशन है, एडिबल ऑयल पे भी ये सारी चीज़ें की गई है। और जिस तरह से स्टिमुलस पैकेज दी गई कोविड-19 के बाद, आने वाले 3 महीने तक बेसिकली नवंबर तक गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्री राशंस दिए जाएंगे, 5 kg राइस एंड 1 kg ऑफ पल्सेस। तो एमएसपी भी बढ़ाया गया है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि एक इंश्योर करती है प्राइस फ्लोर डिसाइड करती है फार्मर्स के लिए। सो दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट सेरल दैट इज फोर्टिफाइड। जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब होता है, बायो फोर्टिफाइड फूड्स क्रॉप्स का मतलब होता है जहाँ पे उसकी जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाती है। बायो फोर्टिफिकेशन टॉपिक आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलॉन्ग विद द पीडीएस जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स लगाया जाए, ताकि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इंडिया में वो अफोर्डेबल हो सके, लोगों को एक्सेस टू फूड उस पर मिल सके, राइट। सो इट वुड बी इजिली अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। नाउ डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी टुवर्ड्स मोर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है दैट हैज़ इंक्रीज टू 26.4%, दैट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 7.3% सिस्ट 1999 टू 2000। ये बैकग्राउंड आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन मेक आउट कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर बात करें तो वो इंक्रीज हुई है 3.5% टाइम्स इन अ लाइफ स्टॉक एंड 2.9% टाइम इन द हॉर्टिकल्चर। और क्रॉप सेक्टर की बात करें तो इट हैज़ 2.8% टाइम इन द क्रॉप सेक्टर्स। फ्यूचर नीड्स की अगर बात करें, फ्यूचर नीड में इट नीड हैव अ रीओरिएंटेशन फॉर द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जो प्रोडक्ट है, जो बेसिकली जो क्रॉप्स हैं या जो इन सारी चीज़ों को मैंने बात की, लाइफ स्टॉक्स हो गए या फिर और भी जो वैल्यू है लाइफ स्टॉक की, हॉर्टिकल्चर की, क्रॉप सेक्टर्स की, इनको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। और स्टेट नीड टू हैव अ हायर डाइवर्सिफिकेशन टू अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, राइट। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो इनिशिएटिव्स लिए हैं, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताऊं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन्होंने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं जहां पे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ताकि वो वहीं पे अपने शहर में रह करके अपने जो मिनिमम वेज है, इनकम सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सके। नाउ एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज, दिस इज द टॉपिक। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज की अगर बात करें तो स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया की, दिस इज 68.84% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड 72.4% ऑफ द वर्कफोर्स रिसाइड देयर। तो जो रूरल इकोनॉमी है या जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका प्रपोर्शन 72.4% है। तो एम्पावरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द रूरल कम्युनिटीज़, बिकॉज दे लार्जली डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक अलॉट फॉर द फार्मर, रूरल वुमेन, अनप्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी के, उन सारे चीज़ों के, चाहे वो रूरल यूथ हैं, दे आर मोर और लेस रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है रूरल एरिया को, जो टियर 3 सिटीज़ हैं उनमें डेवलपमेंट की जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल कॉलेजेस हो, इन सारे चीज़ों पे जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ना रूरल अर्बन डिवाइड की अगर बात करें तो पॉवर्टी अगर हेड काउंट पे देखी जाए रेशियो के मुताबिक, तो 25.7% रूरल एरिया आर अगेंस्ट 13.7% इन द अर्बन एरियाज। ये हेड काउंट है, या मैंने आपको दोनों परसेंटेज रूरल और अर्बन का बताया। नाउ एवरेज अर्बन वर्कर की अगर बात करें तो इट अर्न्स 8.3 टाइम्स मोर देन द एग्रीकल्चर वर्कर, राइट। जो अर्बन वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो शहरों में काम कर रहे हैं, वो ग्रामीण लोगों से 8.3 टाइम ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं। नॉन फार्म वर्कर्स जो है दे अर्न 2.5 टाइम्स मोर देन द फार्म वर्कर्स, राइट। और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो रूरल एरिया में दिस इज 1430 रुपीज़ और जो अर्बन एरिया में है दैट इज 2630। सो दिस नंबर माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ डेटा आप याद कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नाउ एक्सटेंट ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें तो 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक 54.4% ऑफ द रूरल हाउस हैव एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग और अगेंस्ट 67% ऑफ द अर्बन एरियाज। तो जो अर्बन जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 68% लोगों के पास बैंकिंग है
और जो बेसिकली जो रूरल एरिया में है उनके पास से 55% लोगों के पास बैंकिंग सर्विसेज है। नाबार्ड की कुछ डेटा है, उसके मुताबिक 2017 की जो सर्वे है उसमें 30% ऑफ द एग्री हाउस होल्ड स्टिल अवेल द क्रेडिट फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल एट द हैवी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट जो फाइनेंसर हैं, वो काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की अगर बात करें तो 79% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द SCB, दैट इज द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन 79% है। फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, किस तरह से फिनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में प्रमोट की जा सकती है, तो कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे खान कमीशन के द्वारा जो सेटअप की गई थी 2004 में। सो दे हैव स्टार्टेड कि जो कमर्शियल बैंक है दे शुड स्टार्ट ऑफरिंग द नो फ्रिल्स अकाउंट, राइट। नो फ्रिल्स अकाउंट उनको प्रोवाइड करने चाहिए। नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब जहाँ पे कोई आपको मिनिमम बैलेंस नहीं है अकाउंट मेंटेन करने, यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर दैट, सो दैट इज कॉल्ड द नो फ्रिल्स अकाउंट। तो बात करें 2011 में एक स्वाभिमान स्कीम लाई गई सरकार की तरफ से, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मैंडेट किया कि बैंक नीड टू ओपन एन आउटलेट एवरी विलेज, हर जगह पे जहाँ पे 2000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वहाँ पे एक ब्रांच मैंडेटरी है अंडर द स्वाभिमान स्कीम। और इन 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, जहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर बैंक में बेसिकली मिनिमम जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाएगा, जिसको जनधन अकाउंट बोला जाएगा। जैम ट्रेंडी के थ्रू लोगों के जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हैं उसको इंक्लूड की गई। डिजिटल इंडिया ने एक अलग से फ्लैगशिप प्रोग्राम, जहाँ पे रूरल कम्युनिटीज़ को डिजिटल इंडिया के थ्रू पावर किया गया, एम्पावर किए गए, जगह जगह पे ATM इस्टेब्लिश की गई ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोग बढ़ सकें। ना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तता अभियान, जहाँ पे स्कीम हैज़ बीन इनिशिएटेड इन 2017, जो कि एम्पावर करती है लोगों की फ्रॉम 1 person per person household टू हैव अ डिजिटल लिटरेसी स्किल। तो 6 करोड़ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अबाउट 40% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अभी भी बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज काफ़ी अवेल की जाती है रूरल इंडिया में भी, जहाँ पे लोग IMPS से या मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज से अपने बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टूवर्ड्स द फिनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। Now this is the last topic, that is empowering दिव्यांगन्स and the senior citizen। तो सबसे पहले जो दिव्यांगजन हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेंसस 2011 के मुताबिक 2.6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, दे आर डिसेबल और दे आर डिफरेंटली एबल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से। नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल इन 2006, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग फिजिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन विद पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़ के लिए रखी गई है। और अगर रेक्टिफिकेशन की बात करें तो UN कन्वेंशन जो है, जो राइट्स फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़, उसको भी इंडिया ने रेक्टिफाई किया। सो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर इंडिया कि जो सारे प्रोसीजर्स हैं UN कन्वेंशन के वो फॉलो किए जाएँ। एंड इन 2015 गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान, जो कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के वैसे लोगों के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो कि डिफरेंटली एबल हैं, उनके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाई गई है। राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिप्लेस करती है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1955, राइट। तो ये हेल्प करेगी और सारी चीज़ों में, ताकि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन सारे सेक्टर्स में बढ़ सके। ना फिर UDID प्रोजेक्ट आई थी, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि एम करती है कि इस तरह से एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम बने, जो कि एक यूनिवर्सल ID और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करे, ताकि उसके बारे में उस इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी डिटेल्स प्रोवाइडेड हो। एंड एनी पर्सन विथ अ बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ 40% कैन ऑप्ट फॉर दिस। 48 लाख कार्ड होल्डर हैज बीन जनरेटेड। अभी तक 48 लाख ऐसे लोग हैं जिनके ये सर्टिफिकेट्स बनाए जा चुके हैं, राइट। नो स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस की ये इनिशिएट की गई थी विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो PWDs हैं उनके लिए, और ये लॉन्च की गई थी अंडर द पावर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। सो दिस इज एन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग पर्सन विद द डिसेबिलिटीज। नाउ द सेकंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम इज स्वावलंबन हेल्थ केयर स्कीम।
यहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में, एक अफोर्डेबल रेट में लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है विथ लो विजन पीपल, जो ब्लाइंड हैं, लेप्रेसी हैं, लोकोमोटर के लोग हैं, जो डिसेबल हैं, जिनकी हियरिंग इम्पार्टमेंट्स हैं, या फिर जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, जिनको मेंटल रिटार्डनेस है, उन लोगों के लिए स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस की लाई गई है. It aims to improve the quality of life of the person with disability, or it aims to improve the general health condition with the person of disabilities, right? तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली ये स्कीम्स हैं. नाउ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी सरकार की तरफ से लाई गई. इट हेल्प इन द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे. पहली कि बिल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ द एसिबिलिटी, जहाँ पे उनके एक्सेस को बढ़ाया जा सके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में. सेकेंड वॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इन्हांस की जा सके. रेलवे है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट शुड बी देयर. Now the third is information and communication ecosystem accessibility that would enhance the proportion. पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, वेबसाइट्स हैं, मतलब इट्स मोर ऑफ द ई गवर्नेंस, राइट. इलेक्ट्रॉनिकली लोगों को सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सके और सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से इंटरप्रेट हो सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए, राइट. सो दिस इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. नाउ दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है. यहाँ पे कोशिश की गई है कि एक ऐसा इनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि इंश्योर करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. और ये इनकरेज करेगी वॉलेंटरली कि इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल एंड अपॉर्चुनिटीज एक्ट 1995, जो कि रिप्लेस कर दी गई है 2016 से, राइट. नाउ सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की तरफ से. सो 2011 सेंसस के मुताबिक 10.36 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन के कैटेगरीज में आते हैं. एंड इस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उनके रिपोर्ट के मुताबिक, जो एनुअल रिपोर्ट है 2018-19 के, उनके मुताबिक 8.2% इस पॉपुलेशन में मेल हैं, 8.97% आर फीमेल, एंड अबव आर 60% ऑफ द एज. तो दोनों परसेंटेज मैंने आपको बताया, ये लोग 60 एज के ऊपर हैं. दे आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो अप 11.7% बेसिकली इन 11.3%, और ये आगे बढ़ करके 13.1% हो जाएंगे 2026 तक. क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से फॉर द सीनियर सिटीजन? कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करूं तो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, यहाँ पे कोशिश की गई सरकार की तरफ से किस तरह बिल लाया जाए जो कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे इंडिविजुअल के गार्जियंस को, और ये एक्सपैंड करती है कि जो पेरेंट्स हैं, उनके इन लॉज हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रखना उस बच्चे का दायित्व होगा, राइट. इट विल बी मैंडेटरी फॉर द पीपल. एंड द बिल प्रोवाइड कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए केयर होम्स बनाया जाए विच वुड बी सेटअप अंडर द गवर्नमेंट और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. पीपीपी मॉडल से भी इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती सकती है, या कोई प्राइवेट प्लेयर्स अगर आना चाहें तो वो भी हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की. नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पेंशन, एनसीओपी भी कहते हैं. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999. मैं आपको थोड़ा पीछे की चीज़ें बता रहा हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट. उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजनशिप आई, सीनियर सिटीजन 2011, जो कि बिलीव करती थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा सके फॉर सीनियर सिटीजन. उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम, जहाँ पे लोगों को 10 kgs ऑफ द फूड ग्रेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. 65 ईयर्स के जो ऊपर के लोग हैं उनको 10 kgs राइस फ्री में दिए जाते थे, राइट. सो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ मेंटेनेंस ऑफ द सीनियर सिटीजन होम्स अगर बात करें इस स्कीम की, तो दिस इंक्लूड द अंडर संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, जहाँ पे फूड, केयर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है सीनियर सिटीजन को. नाउ द अदर इज नेशनल सोशल असिस्टमेंट प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंट. उनको बेसिकली फिनेंशियली आर्थिक मदद देने की कोशिश की गई है, और ये जो है उस तरह के लोगों के लिए जो पर्सन डिसेबल्स भी हैं. सो दिस कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है, क्योंकि ये सारे रूरल एरियाज में ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है स्कीम्स. उसके अलावा जो लास्ट स्कीम है दैट इज LIC, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना. यहाँ पे एक प्लान की गई है LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो एक प्योर रिटायरमेंट प्लान है दैट प्रोवाइड लाइफ टाइम पेंशन इन द फॉर्म ऑफ इमीडिएट एन्युटी टू द पेंशंस, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये हमारी लास्ट टॉपिक थी, राइट.
और मैं ये बता दूं कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली यू कैन वॉच दैट डेली टॉपिक वाइज न्यूज़ एनालिसिस विच इज पब्लिश्ड एवरी डे ऑन द यूट्यूब चैनल. वी कवर द न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. दिस विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप इसको ज़रूर देखें. और अभी ये तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.